नमस्कार, जय हिंद। मैं निष्ठा चड्ढा और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लोकसभा चुनाव बहुत जल्द होने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। और अगर बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की राजनीति के बारे में, तो शांता कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी का नाम कैसे ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लोकसभा के चुनावों की अगर हम बात करें, इंटरव्यूज़ की बात करें या उस पर जो काम है उसकी बात करें, तो हम भी शुरुआत करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी से। आज वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद धन्यवाद। शांता जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, सरकार, कांग्रेस की सरकार को 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, 1 साल 2 महीने जो है वो हो गए हैं, तो क्या लगता है, काम कैसा लग रहा है अभी सरकार का आपको? देखिए, हिमाचल में नई सरकार, कांग्रेस की सरकार आई है। वो काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार लगता था कि शुरुआत अच्छी है, कोई अच्छे कार्यक्रम है। उन्होंने जो सुखाश्रय जैसे कार्यक्रम किए हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक बोझ में दबी हुई सरकार और अधिक उधार लेने की कोशिश कर रही है और जनजीवन में जो बुनियादी समस्याएं हैं उनका समाधान करने में सफल नहीं हो रही है। जी, आपने कहा कि सुखाश्रय की बात की है वो सही है, तो किस हद तक सही लगता है आपको कि बहुत सारे लोग उस पर भी टिप्पणियां कर रहे हैं? देखिए, मेरे जीवन का आदर्श स्वामी विवेकानंद, इसलिए जहाँ भी सेवा की भावना हो, दुखी व्यक्ति की मदद की बात हो, जी। वो बड़ा महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ। मैंने भी अपने समय में इसी प्रकार से अंत्योदय योजना को शुरू किया था। जो सबसे गरीब है उनकी मदद करने का काम शुरू किया था। तो जिनका कोई नहीं है, ऐसे जो अनाथ बच्चे लोग हैं, उनकी मदद करने का जो काम इस सरकार ने शुरू किया है वो सचमुच प्रशंसनीय है और इसीलिए मैंने उस काम की प्रशंसा की है। जी। अगर बात की जाए भाजपा में, लोकसभा चुनावों की ओर बढ़ते हैं, भाजपा के कितने भी अगर जब आए नवयुवक आते हैं, राजनेता आते हैं बनने के लिए, कुछ चुनावों के लिए नए आते हैं, कुछ अभी अपनी जर्नी जो है अपना सफ़र शुरुआत करते हैं राजनीति में, तो सभी आते हैं या चुनाव जीते हैं, नामांकन पत्र जब भरे जाते हैं, सबसे पहले आपका आशीर्वाद लेने आते हैं सभी लोग, भाजपा के भी और बाहर के भी, लेकिन खासकर भाजपा के तो सभी नेता आप तक ज़रूर पहुंचते हैं। हर अगर बात करें, अपने सफ़र की बात करें शुरुआत करने से पहले या चुनावों में जाने से पहले, तो आपको क्या लगता है कि लोकसभा में भाजपा जीत पाएगी हिमाचल प्रदेश में या नहीं? देखिए, इस बार का चुनाव जो है वो विशेष नहीं, अति विशेष है और स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहला चुनाव है जिस चुनाव में हमारी पार्टी को इतना प्रबल जन समर्थन है जितना पहले कभी नहीं रहा था। उसका कारण है कुछ नीतियां बहुत बढ़िया चली और सबसे बड़ा कारण है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण। तो मैं यह समझता हूं कि इस चुनाव में पिछले सभी रिकॉर्ड टूटेंगे और हमारी पार्टी को इतना प्रबल जन समर्थन मिलेगा जितना प्रबल जन समर्थन पहले कभी नहीं मिला था। उसका एक कारण तो यह है कि पूरा भारत राममय हो गया है। 500 वर्षों के कठिन कठोर संघर्ष के बाद भारत में राम मंदिर का निर्माण अपने आप में एक बहुत बड़ी भारत की नहीं, विश्व इतिहास की घटना है और उसका श्रेय निश्चित रूप से हमारी पार्टी को मिल रहा है। तो एक तो वो बात है और इसके साथ साथ जब से श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, विकास के लिए भी इतने अच्छे काम हुए हैं। तो दोनों मिलाकर के इस बार पुराने सभी रिकॉर्ड टूटेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी। शांता जी, आपने बात कही अयोध्या मंदिर की, राम मंदिर की, राममय हुआ है पूरा देश आपने कहा। हालांकि हमारे भाई बहन तो देश से बाहर हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा खुशी जाहिर की है लोगों ने। लेकिन अगर बात की जाए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इसके लिए भी टिप्पणियां कर रहे हैं कि राम के नाम पे, भगवान के नाम पे और धर्म के नाम पर जो है भाजपा चुनाव लड़ रही है और जीतने की कोशिश करी जा रही है, सिर्फ लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। इस तरह की टिप्पणियां जो हैं लगातार सोशल मीडिया पर आती हैं। देखिए, ये आरोप शुरू से लग रहा है
और हमने उस वक्त भी कहा था कि राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है, हमारे लिए आस्था का विषय है। राम भारत की आध्यात्मिकता का प्रतीक हैं। और लेकिन दुर्भाग्य है कि आज जो कांग्रेस इस प्रकार के आरोप हम पर लगा रही है, उस कांग्रेस का हाल तो ये है कि महात्मा गांधी जीवन भर राम राज्य की बात करते रहे। महात्मा गांधी जीवन भर राम के आदर्शों पर भारत के निर्माण की बात करते रहे और उनकी हर सभा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन राम इस प्रकार से शुरू होती थी। इतना नहीं, जीवन के अंतिम समय पर भी उनके मुंह से राम निकला। उसी महात्मा गांधी जी के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के कारण अदालत के सामने जाकर के कहा कि राम तो कभी हुए ही नहीं, काल्पनिक फर्जी हैं। इतना बड़ा पाप कांग्रेस ने किया है। अब फिर वो हम राजनीति नहीं कर रहे, हमने तो इस देश की जो आत्मा है, इस देश का जो आध्यात्मिकता का प्रतीक है, उस राम के मंदिर को बनाने की कोशिश की है। और चुनाव हम इस इशू पर नहीं लड़ रहे, चुनाव हम इस इशू पर लड़ रहे हैं कि हमने इस भारत को एक नया भारत बनाने की कोशिश की है और भारत के अंदर शहीदों के सपनों को पूरा करने की कोशिश की है और भारत के गांव और गरीब के लिए बहुत बड़ा काम किया है। जी, आपने बात की महात्मा गांधी के बारे में। वैसे सवाल नहीं था, लेकिन आपकी बातों से ही जो है ये जानना चाहते हैं कि अभी पीछे कुछ चर्चा हुई थी रघुपति राघव राम के इस भजन पे कि छेड़छाड़ किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ईश्वर अल्लाह तेरो ही नाम करके। तो काफ़ी इस पर भी टिप्पणियाँ की गई, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ईश्वर अल्लाह कहने में कोई हर्ज नहीं है। दुनिया भर के अंदर एकमात्र मेरा हिंदू धर्म है जो सभी धर्मों के प्रति एक प्रकार की सहिष्णुता का विश्वास रखता है। देखिए, शिकागो कॉन्फ्रेंस में स्वामी विवेकानंद जब भाषण करने लगे थे, दुनिया के सभी धर्मों की कॉन्फ्रेंस थी, वो 7-8 हज़ार उस हॉल में लोग बैठे थे और सभी अपने धर्म की बात कर रहे थे कि अगर मुक्ति प्राप्त करनी है तो मेरे धर्म में आओ, मेरा धर्म सबसे बढ़िया। यही विषय था, हर कोई धर्म अपने धर्म की बात तक कह रहा था। स्वामी विवेकानंद खड़े हुए तो उन्होंने कहा कि जिस प्रकार नदियाँ अपने अपने रास्ते से चलकर एक समुद्र में गिरती हैं, उसी प्रकार सभी धर्म अपने अपने रास्ते से चलकर एक जगह आते हैं। मेरे धर्म के अनुसार किसी को अपना धर्म बदलने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहीं राम है, वहीं खुदा है, वहीं अल्लाह पहुँचेगा। पूरी दुनिया हैरान हुई थी। आप हैरान होंगे कि स्वामी विवेकानंद के भाषण के बाद न्यूयॉर्क हेरल्ड ने मुख्य पृष्ठ पर स्वामी जी का चित्र छापा और नीचे 2 वाक्य लिखे। एक तो लिखा कि स्वामी विवेकानंद वॉज द ग्रेटेस्ट फिगर इन द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन। दूसरा वाक्य लिखा, आफ्टर हियरिंग हिम वी फील हाउ फुलिश इट इज़ टू सेंड मिशनरी सच ए लर्नर नेशन। दुनिया के लोगों को पहली बार पता लगा एक ऐसा धर्म भी है जो किसी धर्म को बदलने की बात नहीं करता, सभी धर्म अपने अपने रास्ते से उसी जगह पहुंचते हैं। तो हमारा धर्म जो, उसमें अल्लाह भी है, खुदा भी है, भगवान भी है, सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। खूबसूरत वाक्य, बहुत बहुत अच्छा। तो चलिए थोड़ा चुनावों की ओर बढ़ते हैं। आप जानते हैं लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और ये भी जानते हैं कि भाजपा में अक्सर अच्छे नेताओं की टांगे खींचना जो है वो हमेशा चला रहता है। तो इस बीच खींचतान में भाजपा क्या ये चुनाव जीत पाएगी? आपके ध्यान में लाना चाहती हूँ एक बात कि अगर विधानसभा चुनाव जो पीछे हुए हैं उसमें जो भाजपा के प्रत्याशी राकेश चौधरी हैं, उन्होंने शिकायत पत्र भी दिया था हेड ऑफिस में जाके कि भाई मुझे मेरे भाजपा के नेताओं के द्वारा ही हराया गया। उसमें नामी गामी नेताओं के नाम जो हैं शामिल थे। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में तो मैं समझता हूँ कि भाजपा कांग्रेस से नहीं हारी, भाजपा स्वयं हारी, अपनी गलतियों के कारण हारी। लेकिन इस बार के चुनाव के अंदर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि ये ठीक है, एक बहुत बड़ी हवा है
जिस हवा में हमारी पार्टी के रिकॉर्ड हमको जीत मिलेगी, लेकिन पार्टी का उम्मीदवार अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल होना चाहिए। और देखिए, हमारी पार्टी में सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाना चाहिए सिद्धांत का, नैतिकता का। क्योंकि हमारी पार्टी जो शुरू हुई थी तो सबसे बड़ी बात हम करते थे मूल्य आधारित राजनीति, वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स। तो हमारी पार्टी के अंदर ये ध्यान रखा जाना चाहिए। मैं अपनी पार्टी में यही कह रहा हूँ कि इस बार जिनको हम खड़ा करेंगे, जीतने की बहुत अधिक संभावना है, लेकिन उम्मीदवार जिसको भी खड़ा करें उसका चरित्रवान होना, आदर्श होना, अच्छा होना बहुत आवश्यक है। जी, मैं इसी पर आना चाहूँगी। आपने कहा चरित्रवान और अच्छा प्रत्याशी जो है वो खड़ा होना चाहिए। हालाँकि ओवर कॉन्फिडेंस शायद हम कह लें, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि हम ये किसी को भी खड़ा कर सकते हैं तो लोकसभा के चुनाव कोई भी जीत जाएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है उसे भाजपा क्यों पीछे छोड़ देती है? ऐसा नहीं करना चाहिए, और अगर कहीं होता है तो बहुत ही गलती होती है, और उस गलती का ही नतीजा होता है, हमको सज़ा मिलती है जहाँ भी हम ये गलती करते हैं। देखिए, मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि 51 52 53 में मैं जब पार्टी में आया था, पार्टी के पास क्या था? कुछ भी नहीं था। जी। पुलिस की लाठियाँ, चुनाव लड़ते थे तो जमानत जब्त होती थी, कुछ नहीं था। लेकिन समर्पित कार्यकर्ता, ईमानदारी की राजनीति, देशभक्ति की भावना, 3 चीज़ें हमारे पास थी। इन 3 चीज़ों के कारण उस वक्त की दुनिया की सबसे छोटी पार्टी को भारत की जनता ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाया कि ईमानदारी की राजनीति करने वाले हैं। तो जिस कारण हम यहाँ पहुँचे हैं, मेरी पार्टी को वो नहीं छोड़ना चाहिए। मैंने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसमें बात लिखी है कि मैं अपनी पार्टी को अब यही कहना चाहता हूँ जीवन के संत मोड़ पर कि हमको भारत की जनता इसलिए लाई, हम ईमानदारी की, वैल्यू बेस्ड राजनीति करना चाहते थे, और अब सत्ता में आकर हम अगर कुछ और करेंगे तो ये अपने आप को धोखा देने वाली बात होगी। तो मैं अपनी पार्टी में यही कहता हूँ, हमारी पार्टी यही कोशिश करेगी कि जो भी हम उम्मीदवार खड़े आदर्श हों, चरित्रवान हों, देशभक्त हों, देश के लिए, लोगों के लिए काम करने वाले हों। बहुत खूब। शांता जी, आपके हिसाब से भाजपा में बेबाक नेता कौन है जो बेधड़ेले से अपनी आवाज़, जो जनता की आवाज़ है, अपनी आवाज़ है, वो हाईकमान तक पहुंचा सके और उसमें इतना दम हो कि वो अपना काम कर सके? आपको याद होगा कि आप अपने दिनों में जब आप मुख्यमंत्री भी थे, आप मंत्री भी रह चुके हैं भारत सरकार के, उस समय में आप भी निडर होकर अपनी बातें रखते थे, जनता की बातें रखते थे। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाजपा के नेताओं में इस प्रकार की निडरता होनी चाहिए कि सच को सच कहने का साहस रखें, और जहाँ नहीं होगी वहाँ नुकसान होगा, हुआ है नुकसान। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के अंदर हमारी हार का कोई कारण नहीं था। कांग्रेस उस वक्त मरी हुई थी बिल्कुल, और 5 साल में इतने शानदार काम हुए थे, इतने शानदार काम हुए थे, लेकिन हमने गलती की, और सबसे बड़ी गलती यही हुई जो आप कह रहे हैं कि हाईकमांड के सामने सच को कहने की जो हिम्मत थी वो हमारे नेताओं में नहीं थी। से ठीक ढंग से टिकट वितरण नहीं हुआ और कुछ गलतियां हुई। तो अब मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी के अंदर इतना साहस होना चाहिए सभी नेताओं में। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी पार्टी उन आदर्शों को ना छोड़े जिन आदर्शों के कारण हम आज यहाँ पहुँचे। बेबाक नेता कौन लगता है भाजपा में अब आपको? मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन अच्छे नेता भाजपा में हैं। जी। भाजपा में हैं, सभी प्रकार के लोग हैं, और ख़ासकर आज जो चुनाव के वक्त में एकदम आना जाना शुरू हो रहा है, दल बदल की आंधी आ रही है, बिल्कुल। मुझे अच्छी नहीं लगती, जी। मुझे अच्छी नहीं लगती। ये ठीक है कि बहुत लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। चुनाव के समय टिकट के लिए, किसी लालच के लिए और इस प्रकार से अपनी पार्टी से छलांग लगाना अच्छी बात नहीं है। जी। 4 सीटें हैं,
4 कैंडिडेट्स होने चाहिए लोकसभा के चुनावों के लिए। क्या लगता है किन कैंडिडेट्स को आगे जाना चाहिए? बहुत लंबी लिस्ट भी है जो हाईकमान तक पहुंची है, भाजपा हाईकमान तक। कांगड़ा चंबा से किसको देखना चाहते हैं? देखिए, हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छे लोग हैं और मैं समझता हूँ कि उन अच्छे लोगों में से जो सबसे अच्छे हैं, ये ठीक है कि जब उम्मीदवार खड़ा किया आ जाता है तो एक ये भी बात होता है कि विनेबिलिटी भी होनी चाहिए, वो जीत भी सकता हो। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो जीत भी सकते हैं और एक आदर्श उम्मीदवार के रूप भी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी बात ये देखनी चाहिए कि हम जिसको उम्मीदवार बना रहे हैं वो साफ सुथरा, चरित्रवान, देशभक्त, कोई उस पर उंगली ना उठा सके। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी शर्त है कोई उस पर उंगली ना उठा सके, इस प्रकार के होने चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में केवल 4 सीटें हैं, तो ऐसे 4 नेता हिमाचल प्रदेश में भाजपा ढूंढने में सफल होगी। जी। काफ़ी लंबी लिस्ट है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, आप भी जानते हैं अच्छे से किसका नाम आगे चल रहा है। बहुत सारे नेता हैं। चुनावों को छोड़ के, लोकसभा चुनावों को छोड़ के हम थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे। राकेश पठानिया को टिकट दी गई फतेहपुर से, और फतेहपुर वो इलाका था जो कहा जाता था और मानते हैं लोग, और वैसा ही है कि वो कांग्रेस का गढ़ है, उसमें कांग्रेस प्रत्याशी ही जीत सकेगा। फिर भी भाजपा ने टिकट क्यों दी वहाँ से राकेश पठानिया को? क्या ये एक षड्यंत्र था उनके खिलाफ? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि विधानसभा के चुनाव में हमने बहुत गलतियां की पार्टी ने। हमें किसी ने हराया नहीं, पार्टी स्वयं हारी, और उसमें इस किस्म की बहुत सी गलतियां हैं, उसके किसका जिक्र किया जाए, क्या जिक्र किया जाए। और मुख्य रूप से मैं ये कहता हूँ कि हम एक बिल्कुल मरी हुई पार्टी से हारे। और मैं आपको सच कहता हूँ, इतने 5 साल में काम हुए, सब कुछ ठीक ठाक हमारा था। अगर हम वो गलतियां न करते तो इस बार हिमाचल प्रदेश में हमारी जीत गुजरात की तरह रिकॉर्ड जीत होती। ऐसी बहुत सी गलतियां हमने की हैं। जी। तो चलते चलते आप क्या सजेशन देना चाहेंगे भाजपा को, खास कर कि जैसे आपने पहले कहा कि कांग्रेस से जो है नहीं हारी, भाजपा अपनी गलतियों की वजह से हारी है, तो लोकसभा चुनावों में ये गलतियां ना हो तो क्या सीख देना चाहेंगे आप? मैं इतना कहना चाहूँगा कि भगवान की कृपा से आज सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। इतना प्रबल समर्थन हमारी पार्टी को इतिहास में पहले कभी नहीं था। मैं प्रारंभ से जुड़ा हूँ, हर चुनाव मैंने देखा है। आज जितना प्रबल समर्थन है, पूरा देश राममय हो गया है और भाजपा को जनता आगे लाना चाहती है। 370, 400 सारी बातें हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी इतने बड़े समर्थन के जोश के अंदर इस बात को न भूले कि हम भारतीय जनता पार्टी हैं, हम दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी हैं, हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है। हम पार्टी हैं वो जो सिद्धांतों के लिए सब कुछ छोड़ती है, सत्ता के लिए नहीं, सत्य के लिए। मैं मुख्यमंत्री था, सरकार छोड़ी, सत्ता जाती है तो जाए, सत्य रहना चाहिए। इसलिए इस बार पार्टी का टिकट देते समय सबसे बड़ी बात यही सोची जाए। और हिमाचल में ऐसे लोग हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमसे कोई गलती हो तो इतने बड़े समर्थन के वातावरण में भी कोई गलत बात हो जाए। तो मुझे विश्वास है मेरी पार्टी को गलती नहीं करेगी और अच्छे, आदर्श, बढ़िया, देशभक्त, जनता की सेवा करने वाले निष्कलंक लोगों को पार्टी टिकट देगी। एक बार फिर से पूछना चाहूंगी, कांगड़ा चंबा में किसको संसद बनता देखना चाहते हैं? नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, ले नहीं सकता। कांगड़ा चंबा में ऐसे बहुत लोग हैं जिनमें से किसी को चुन करके आगे ला सकती है और लोग कहेंगे क्या बात है, क्या बात है, कितना बढ़िया उम्मीदवार है। शांता जी, किसान आंदोलन चल रहा है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है लोकसभा चुनावों पर? जैसे जय जवान जय किसान का नारा है, तो किसान का साथ क्यों नहीं दे रही है सरकार? देखिए, ऐसा बातचीत चल रही है और मुझे लगता है कि बातचीत में कोई ना कोई हल निकल आएगा। बाकी जहाँ तक आंदोलन का सवाल है, ये भारत के किसानों का आंदोलन नहीं है। इसमें
पंजाब हरियाणा के किसान और इधर उधर के नेता। किसान तो अपने खेत में लगा हुआ पूरे भारत में, अधिकतर नेता हैं। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, किसानों की कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान होना चाहिए, लेकिन समाधान बैठ करके हो सकता है। ये चुनाव राजनीति से प्रेरित है और ऐसे लोग जिनको लगता है कि मोदी जी का बहुत प्रभाव हो गया है तो उसको कुछ कम करना चाहिए, अधिकतर ऐसे राजनीतिक लोग इस चुनाव के, इस आंदोलन के पीछे हैं। सड़कों पर उतर रही है बार बार। थोड़े समय पहले भी किसान आंदोलन शुरू हुआ था, फिर बात हुई थी, फिर दोबारा अब चुनाव आने वाले हैं तो फिर से दोबारा आंदोलन। देखिए, किसान आंदोलन यहीं शुरू होता है, दिल्ली के नज़दीक यही होता है और 2 प्रदेशों के किसान उसमें शामिल होते हैं। तो ये किसान आंदोलन नहीं है, ये किसान के नाम पर जो नेतागिरी करते हैं उन लोगों का आंदोलन है। तो वैसे कोई ना कोई बातचीत से निकल जाए तो अच्छी बात है। किसानों की कुछ समस्याएं हैं जिनका समाधान करना आवश्यक है, लेकिन ये आंदोलन किसानों का नहीं है, 2 प्रदेश के किसान और बाकी किसान नेता। भाजपा जो है वो चारों सीटें बोल रही है कि दावा कर रही है कि हम चारों सीटें हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनावों में जीतेंगे। तो ये किस बेसिस पर जो है वो कह रही है? देखिए, एक तो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी शक्ति है। हम अपनी शक्ति को भूल गए, कुछ गलतियां की, इसलिए पिछली बार चुनाव में हारे। बहुत बड़ी शक्ति है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि पूरा भारत राममय हो गया है। अब तो हमारे जिस किसी उम्मीदवार में थोड़ी बहुत कमी भी होगी, वो कमी भी पूरी होगी। तो हम हिमाचल नहीं, पूरे भारत में रिकॉर्ड जीत हासिल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रिकॉर्ड 400 कुछ सीटों का जो कांग्रेस का है, वो रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। तो हिमाचल की चारों सीटें आएंगी, इस पर कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो दुनिया जानती है आप अपनी बात के पक्के हैं, एक बार मना कर दिया तो आप नहीं बताएंगे। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी हिमाचल प्रदेश से, जो कि ऐसे नेता हैं, सच बोल सकते हैं और सच बोलते हैं, सच बोलते भी रहेंगे, उसके लिए अपनी सत्ता छोड़ने के लिए भी तैयार रहे हमेशा से। तो इस तरह के ये नेताओं से हम आपको मिलवाते रहेंगे इन चुनावों के दौरान। और आप अपने किस नेता से क्या सवाल करना चाहते हैं ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं कहीं और किसी और के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।